वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले वाली क्लासों में पेडालॉजी की चर्चा पहले कर चुके हैं, आज हम इससे आगे का पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले वाली क्लासों में कुछ टैग वर्ड भी बताए थे और कुछ सवाल भी मैंने करवा दिए थे। तो टैग वर्ड को एक बार वापस हम थोड़ी नज़र डाल देते हैं और फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो मैंने आपको पॉजिटिव टैग वर्ड भी सारे के सारे बता दिए थे। मैथ के ये पॉजिटिव टैग वर्ड ये आपको याद हो गए होंगे और ये लगभग कम से कम 15 से 20 ये टैग वर्ड है पॉजिटिव। और ये नेगेटिव टैग वर्ड भी देख लेते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड केवल मोटी बड़ी पुस्तकें ये सब कुछ आए, तो ये आपको नेगेटिव टैग वर्ड याद रखने हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड याद रखने हैं। इससे आपको सवाल करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम ये तो सब कुछ हमने देख लिया था। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कुछ नए सवाल देखते हैं। देखिए आज के सवाल को, गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणित के कक्षा कक्ष में किसका महत्व दिया जाता है, यह हमें सवाल में पूछा गया है। गणितीय विषय पर महत्व दिया जाता है, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर महत्व दिया जाता है, समस्या समाधान की युक्तियों पर महत्व दिया जाता है, या गणितीय एल्गोरिथ्म परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो ऐसे सवाल तो काफ़ी आसान सवाल है, इसमें समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये क्या है कि काफ़ी आसान सवाल पूछेंगे। जो एनसीएफ 2005 वाले सवाल है वो मैंने कल की क्लास में आपको करवाए थे। 2-3 सवाल थे एनसीएफ 2005 के, और इससे आगे भी एनसीएफ 2005 के जो भी सवाल है, और ये सभी सवाल है वो जो पहले वाली जो परीक्षा हो चुकी है कंपटीशन एग्ज़ाम, तो वहाँ से उठाए गए हैं। ये पहले वाली एग्ज़ामों में आ चुके हुए ये सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने इन सवालों को उठाया है। तो ये सवाल देखिए कि गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणितीय विषय पर महत्व दिया जाता है, गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर महत्व दिया जाता है, समस्या समाधान की युक्तियों पर महत्व दिया जाता है, गणितीय एल्गोरिथ्म परिकलन प्रक्रिया और प्रणाली पर महत्व दिया जाता है। गणित के कक्षा कक्ष में किस पर महत्व दिया जाता है? तो गणित के विषय पर और उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की, उसकी प्रक्रिया पर और तर्क पर। जहाँ लगभग देखो यहाँ पे तीन शब्दों पर ज़्यादा गौर करिए। केवल एक शब्द यहाँ पे गणितीय विषय पर, ओनली फॉर विषय की बात की जा रही है। यहाँ पे समस्या समाधान की युक्ति पर बात की जाती है और यहाँ पे गणितीय एल्गोरिथ्म पर बात की जा रही है। लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये आपको ढूंढना है। सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें गणित की प्रक्रिया की भी बात की जा रही है और गणितीय तर्क की भी बात की जा रही है और गणित के विषय पर भी बात की जा रही है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये होगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा? ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर इसमें यह निकल रहा है कि यहाँ पे तीन बातें एक साथ कही जा रही है। केवल यहाँ पे ये पहला था वो गणितीय विषय पर था, तो ओनली फॉर विषय की बात की जा रही थी। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे विषय की भी बात की जा रही है, प्रक्रिया की भी बात की जा रही है और तर्क की भी बात की जा रही है। तो गणित के कक्षा कक्ष में किस पर महत्व दिया जाता है? तो विषय पर भी महत्व दिया जाता है, प्रक्रिया पर भी महत्व दिया जाता है और तर्क पर भी महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को शिक्षित करने का, ये शायद रिपीट हो गया है। ये एक सवाल मैंने कल की क्लास में आपको करवा दिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ये आप बता दीजिए। ये सवाल मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि मानसिक शक्तियों को शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा सोई हुई आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? ये सवाल है, ये किसने कहा था? प्लूटो ने कहा था, रिस्क ने कहा था, स्किनर ने कहा था, या हर्बर्ट ने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। उपरोक्त कथन किसका है? सोई हुई आत्मा को जगाना ये किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्लूटो थे। ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सोई हुई आत्मा को जगाने का काम और मानसिक शक्तियों को शिक्षित करने का काम करता है इस गणित
करता है, ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ऐसा कहने वाले वैज्ञानिक प्लूटो थे। ये मैं कल की क्लास में भी इस सवाल को करवा चुका हूँ, तो ये रिपीट हो गया है आज की क्लास में। तो इसका राइट आंसर प्लूटो है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? कौन सा महत्व नहीं है, ये हमें ढूंढना है। निपुणता प्राप्त करने के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? निपुणता प्राप्त करने के लिए। दूसरा है कुशलता प्राप्त करने के लिए। तीसरा है आत्मविश्वास के विकास हेतु। और चौथा है व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है, नहीं वाला हमें पूछा है। तो ये महत्व कौन सा है? निपुणता प्राप्त, गणित में निपुणता प्राप्त करना, तो ये भी तो इसका महत्व होता है। कुशलता प्राप्त करना, ये भी तो इसका महत्व होता है। आत्मविश्वास के विकास हेतु, ये भी इसका महत्व होता है। लेकिन व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त करना है, गणित पढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे कुछ व्यवसाय प्राप्त करें, ऐसा उसका उद्देश्य थोड़ी है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था महत्व नहीं है। तो कौन सा महत्व नहीं है? जो गलत आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। सवाल क्या पूछा था? सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक वापस पढ़ना। सवाल बोल रहा था कि निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? कौन सा अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निपुणता प्राप्त करने के लिए ये तो गणित का ये तो महत्व है। कुशलता प्राप्त करने के लिए ये भी तो गणित शिक्षण में अभ्यास का महत्व है। आत्मविश्वास के विकास हेतु, तो ये भी तो है, आत्मविश्वास का विकास हेतु ये भी है। लेकिन गणित पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम गणित से व्यवसाय प्राप्त करें। तो व्यवसाय प्राप्त करने का कौशल हासिल करें, ऐसा गणित का उद्देश्य नहीं है। तो ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था? महत्व नहीं है। तो जो महत्व नहीं है वही हमें राइट करना था। तो महत्व नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गणित शिक्षण में अभ्यास का क्या महत्व है, ऐसा पूछा होता तो ये तीन इसके राइट आंसर होते हैं। निपुणता, कुशलता और आत्मविश्वास का विकास, ये इसके राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या नहीं दे दिया है, तो नहीं का मतलब नहीं पे विशेष ध्यान देना, नहीं दे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो ये डी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? क्या भौतिक रूप में है, या फिर मानसिक रूप में है, या व्यवहारिक रूप में है, या आध्यात्मिक रूप में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो किस रूप में? भौतिक रूप में है क्या, या फिर मानसिक रूप में है, या व्यवहारिक रूप में है, या फिर आध्यात्मिक रूप में है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व व्यवहारिक रूप में है। तो गणित का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो व्यवहारिक रूप में है, ना कि भौतिक रूप में। भी ये भी गलत हो जाएगा, मानसिक रूप में ये भी गलत हो जाएगा, और आध्यात्मिक रूप में ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा व्यवहारिक रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या है? व्यवहारिक रूप में, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो व्यवहारिक रूप में। तो ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो तर्क शक्ति इसका राइट आंसर होगा, या आत्मविश्वास होगा, या विचार शक्ति? तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाएगा? देखो, गणित का हम शिक्षण करते तो तर्क शक्ति का तो विकास होता ही है, ये भी राइट आंसर है। और गणित का अध्ययन करते तो हमें अपने आप पर आत्मविश्वास हो जाता है, तो आत्मविश्वास ये भी राइट आंसर होगा। और विचार शक्ति, देखो गणित पढ़ने से हमारा क्या हो जाएगा? मानसिक विकास सबसे तेज होता है, तो विचार शक्ति भी इसका राइट आंसर होगा। तो ये कौन से कौशल विकसित होते हैं? तो ये तीनों कौशल विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा, देखो गणित शिक्षण करने से तर्क शक्ति का विकास होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है और विचार शक्ति का कौशल विकसित होता है। तो हमारे पास ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। देखो कल कोई एक प्रश्न आया था, उसमें बताया था कि गणित विज्ञान की रानी है। तो एक इसे हम ऐसे कह सकते हैं, तो गणित के बिना विज्ञान अधूरी है, गणित के बिना विज्ञान अधूरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इससे उल्टा प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो विज्ञान का आधार कौन सा है, विज्ञान का आधार है गणित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान का आधार विषय कौन सा है, तो गणित। हमें पूरा प्रश्न याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ ये देखिए विज्ञान का आधार विषय कौन सा है, तो गणित इसका आधार है। विज्ञान का आधार क्या है, तो गणित है, तो गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर है, गणित। अब नेक्स्ट देखिए, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो अमूर्त विषय, देखो मैंने आपको कल भी मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे और आज भी मैंने आपको टैग वर्ड बताए थे। तो मैंने आपको बताया था कि गणित कैसा विषय है, तो अमूर्त विषय है। तो यहाँ पे अमूर्त दिख गया तो सीधा आप आंसर डी राइट कर लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने अभी तक तो नहीं तो पूरा सवाल पढ़ा है न कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये टैग वर्ड देखा, यहाँ पे अमूर्त देखा और गणित राइट आंसर लगा लिया। मैंने कल आपको क्या टैग वर्ड बताए थे, टैग वर्ड देखिए मैंने आपको क्या बताया था। तो गणित कैसा विषय है, तो अमूर्त विषय है। अमूर्त, इसमें अमूर्त कौन सा है, या आगमनात्मक, समावेशी, विवेचनात्मक, प्रतिदिन, या अमूर्त विषय है। तो गणित कैसा विषय है, तो गणित अमूर्त विषय है। ये पॉजिटिव वर्ड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि पॉजिटिव वे में आपको प्रश्न पूछा जाता है और कहीं भी आपको अमूर्त विषय दिख जाए तो आप सीधा गणित पे राइट कर लेना, या अमूर्त विषय दिख जाए तो अमूर्त पे आपको राइट कर लेना है। तो ये इसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्या है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। तो अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय तो किसे कहा जाता है, क्या हिंदी को कहा जाता है, सामाजिक विज्ञान को कहा जाता है, कला को क्या कहा जाता है, या फिर गणित को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन, आपको ये पूरा याद नहीं रखना, आप सिर्फ ये याद रखो यह अमूर्त। तो अमूर्त कौन सा विषय अमूर्त है, तो गणित है, वो अमूर्त विषय है। गणित कैसा विषय है, अमूर्त विषय है। तो अमूर्त दिख गया तो गणित पे राइट कर लो। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। किसका सहायक है, क्या ये भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में सहायक है, या सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक है। तो गणित है वो लगभग सभी विषयों में आता है। आप किसी पाठ्यक्रम में किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा लो, क्या चाहे आप हिंदी उठा लो, अंग्रेजी उठा लो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इन सभी विषयों में गणित आता है। तो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ सहायक है। किस विषय का सहायक है, गणित है वो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। ये तो राइट है, भौतिक विज्ञान में गणित का उपयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी गणित का उपयोग किया जाता है। जैसे आप आवर्त सारणी वगैरह देख लो तो वहाँ पे भी आपको क्रम दिखेंगे, तो वहाँ क्रम क्या है, गणित के क्रम होते हैं। तो वहाँ पे भी रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी गणित सहायक है। स्टैटिक्स सांख्यिकी के अध्ययन में भी गणित सहायक है।
तो यहाँ पे तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक है और सांख्यिकी के अध्ययन में भी सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी में गणित विषय सहायक है। तो ये आपको समझ में आ गया। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भौतिक विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक होता है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक होता है और स्टैटिक्स के अध्ययन में भी सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, यह हमें पूछा है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में गणित का महत्व किस में है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में इसका महत्व है। ये भी तो राइट है, ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, ये राइट है। बौद्धिक आदतों के विकास में, देखो यहाँ पे आया कौशल आया, तो कौशल में तो ये गणित महत्व है, क्योंकि तर्क करने की क्षमता मतलब तर्क करने का कौशल विकसित होता है। तो ये कौशल, तो ये राइट हो जाएगा। बौद्धिक आदतों के विकास में तो गणित है वो मानसिक विकास में सहायक होता है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, तो ये भी तो राइट आंसर है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणित का महत्व है उपरोक्त सभी में गणित का महत्व है, गणित का महत्व सभी में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। गणित का महत्व किस में है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में भी गणित का महत्व है, बौद्धिक आदतों के विकास में भी गणित का महत्व है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी गणित का महत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये डी इसका राइट आंसर है। तो गणित का महत्व, ज्ञान, देखो ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने में भी गणित का महत्व है, बौद्धिक आदतों के विकास में भी गणित का महत्व है और हमारा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी गणित का महत्व है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, यह हमें पूछा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? क्या बालक केंद्रित होना चाहिए? क्या ये शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? क्या ये पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, या ये सभी? इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा है? एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण कैसा होना चाहिए? बालक केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक पर आधारित होना चाहिए, ये सभी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बालक केंद्रित। तो एनसीएफ 2005 किसकी बात करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 है वो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। तो ये गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, मतलब बालक केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये भी गलत हो जाएगा, और ये दोनों गलत हो गए तो ये गलत होना ही है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बालक केंद्रित। तो एनसीएफ 2005 वो किसकी बात करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक केंद्रित इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों? तो क्योंकि विद्यार्थियों में सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। विकसित करना, ये चलो ये तो राइट है ऐसा लग रहा है। अब आगे देखो, विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना। क्या हम बच्चों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं को के लिए तैयार करने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या ये इसका राइट आंसर होगा? इसको पेंडिंग में छोड़ते हैं, एक बार आगे और देखते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा आ गया तो ये गलत होगा। ये सुडोकू पहेली को हल करने के में विद्यार्थियों की सहायता करना, क्या पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना? ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो एक बात आप याद रखना, यदि
सवाल बड़ा है, यदि सवाल बड़ा है और उसमें जो ABCD में जो आंसर दिए होते, ये भी इसमें आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ होता है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है वो देखना है आपको। तो सबसे बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे केवल सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों की बात की जा रही है, यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जा रही है, और यहाँ पे पहेली हल करने की बात की जा रही है। यहाँ पे केवल एक बात पर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे भी एक बात पर फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पे भी एक बात पर फोकस किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पहली बात तो सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, दूसरी बात संख्याओं तथा संक्रिया, संख्या और संक्रिया, ये दूसरी बात, और ये तीसरी बात, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात कि विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करना। तो यहाँ पे एक साथ कई बातों को फोकस कर रहा है। तो इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको ढूंढना है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ये डी इसका सबसे बेहतर ऑप्शन है। क्यों, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं इस सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले। आपको यदि प्रश्न बहुत बड़ा दे रखा है और जो ऑप्शन दे रखे वो भी बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे, तो आप पहले तो ये देखो कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दे रखा है। सबसे बड़ा ऑप्शन दे रखा है, ए भी छोटा ऑप्शन है, बी भी छोटा ऑप्शन है, डी भी, सी भी छोटा ऑप्शन है, और डी है वो 3 लाइनों में दे रखा है। डी कितनी लाइनों में दे रखा है, 3 लाइनों में। जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही सबसे बेहतर ऑप्शन है। जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे दे रखा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों, क्योंकि सृजनात्मक और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। ये भी राइट हो सकता था, ये राइट हो सकता था, लेकिन इससे बेहतर कौन सा है, देखो ये भी राइट हो सकता था, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन कौन सा है ये ढूंढना है। कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना ये तो राइट है नहीं, क्योंकि केवल हम बच्चों को गणित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, पहेली हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यह भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बड़ा ऑप्शन है वही सबसे राइट ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर यही है। तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। ये छोटा ऑप्शन है, ये भी छोटा ऑप्शन है, और ये भी, ये दोनों तो पहले ही हमने गलत कर लिया। अब ये ऑप्शन भी राइट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे सृजनात्मक और कलात्मक गुणों का विकास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विकास की बात की जा रही है, राइट ऑप्शन ये भी हो सकता था। लेकिन हमें ये ढूंढना है सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है। राइट तो ये भी है और राइट ये भी है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे बेहतर कौन सा ये ढूंढो। सबसे बेहतर क्या ये बेहतर है, ये बेहतर है। जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं में की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, देखो यदि आपको पेडालॉजी में सवाल समझ में नहीं आता है तो आप सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए। यदि आपने सवाल को 1 से 2 बार पढ़ लिया तो सवाल ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, देखो यहाँ पे आ गया कोचिंग देना, कोचिंग देना ये गलत है, तो ये इसका गलत आंसर है। अब सेकंड देखो, खोजबीन उपागम, यदि बच्चा खोज करके पढ़ता है, यदि बच्चा मतलब बच्चों में खोज करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है या खोज विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, जहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और खोजबीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट शब्द है। खोजबीन भी पॉजिटिव है, प्रयोग भी पॉजिटिव है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना
और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन, अब यहाँ पे वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ना सबसे बेहतर ऑप्शन है। किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ये ए छोटा ऑप्शन है, ये सी है वो भी एक लाइन में समा रहा है, डी है वो भी एक लाइन में समा रहा है, लेकिन बी ऑप्शन है वो 1 2 3 तीन लाइनों में समा रहा है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातों को हाईलाइट किया। यहाँ पे खोजबीन शब्द आ गया, प्रयोग आ गया, हस्तचालक आ गया, और फिर संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना, और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, चर्चाओं में शामिल करना, तो इसमें तर्क करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बातें इस बी ऑप्शन में कही जा रही है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े ऑप्शन होंगे उसमें आपको सवाल जल्दी से समझ में नहीं आएंगे, ये सवाल भी आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो आप ये सवाल नहीं समझ पाओ तो आप ये देखना कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। ये छोटा ऑप्शन था, ये भी छोटा ऑप्शन है, और ये भी छोटा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आया बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक के लिए देना, मतलब बहुत सारे सवाल को होमवर्क के लिए बच्चों को दे देना। क्या इससे बच्चा सीखेगा? ये गलत, ये भी गलत हो गया। सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये एक तरीका। तो ये दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन था बी, तो सबसे बड़ा ऑप्शन बी है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे पहले वाली सवाल में हमने क्या देखा था, यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? ए भी छोटा ऑप्शन है, बी भी छोटा ऑप्शन है, सी भी छोटा ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन डी था, तो डी आंसर हो गया था। तो यहाँ पे ये भी तो सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये भी तो मुझे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा। तो ये कभी कभार ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं, यदि प्रश्न समझ में नहीं आते तो आप ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन में ये ढूंढो कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। सबसे बड़ा ऑप्शन डी है, तो इसको राइट कर लो, तो ये इसका आंसर होगा। यदि इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है। सबसे बड़ा ऑप्शन बी है, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये छोटे छोटे ऑप्शन है, तो यदि छोटे ऑप्शन राइट भी हो गए तो उसमें एक बात को यहाँ पे हाईलाइट किया होगा। तो यहाँ पे एक बात है, कौन सी है कि यहाँ पे तो लगभग ये सारे गलत है, तो यहाँ पे एक भी बात राइट नहीं है। और इसकी राइट बात है कौन सी है? खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, और विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल करना। तो इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 -- पर बल देती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो किस पर बल देती है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 -- पर बल देती है। किस पर बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, क्या इस पर बल देती है? क्या मतलब क्लास में लगभग 20 स्टूडेंट है, तो लगभग उसमें से 3 स्टूडेंट को गणित पढ़ने के लिए चयन किया गया, तो क्या वही स्टूडेंट गणित पढ़े? तो चयन करके गणित को पढ़ाना, क्या ये इसका राइट आंसर होगा? तो ये तो पूरी तरह से ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो ये तो राइट होगा, ये तो राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को गणित तो आनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए गणित बच्चे को नहीं आती है। तो वो मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था, यदि किसी को गणित समझ में नहीं आते तो उसका मरने के बराबर है। यदि गणित और विज्ञान समझ में नहीं आती तो वो इंसान मरे हुए के बराबर है। तो ये प्रत्येक गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो, इससे बेहतर ऑप्शन भी तो कोई हो सकता है। 2 मिनट इसको पेंडिंग में रखो। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेना। देखो, बच्चों को पढ़ाने से पहले परीक्षा लेना। बच्चों को गणित में हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं है और उससे पहले ही हमने बच्चों की परीक्षा ले ली, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि बच्चे की बच्चों को कक्षा में पढ़ाए बगैर परीक्षा ले ली तो बच्चा वैसे भी गणित पढ़ने के लिए उत्सुक नहीं होगा या फिर क्लास में ही नहीं आएगा, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यदि हमने बच्चे को पहले दिन ही गणित पढ़ाए बगैर हमने क्लास टेस्ट ले लिया तो बच्चा अगले दिन से तो क्लास में ही नहीं आएगा, तो पहले से उनकी परीक्षा लेना ये तो गलत है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, तो निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या
अलग होगी। देखो प्रत्येक कक्षा में, देखो प्रत्येक विद्यालय में समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कैसी शिक्षा होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो भी जो सामान्य बच्चा है तो उसके साथ पढ़े, और जो सामान्य बच्चा है वो इंटेलिजेंट बच्चे के साथ ही पढ़े। तो ऐसा होना चाहिए। कोई अलग से पाठ्यचर्या या पाठ्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखो किसी भी यदि कमज़ोर बच्चा है तो कमज़ोर बच्चे के लिए अलग से पाठ्यक्रम हो, या फिर इंटेलिजेंट बच्चा है तो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम हो। ऐसा तो है नहीं, सबके लिए समावेशी शिक्षा है। सभी विद्यालयों में सबके लिए समावेशी शिक्षा है। तो निम्न उपलब्धिकर्ता के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो यहाँ पे अलग होने की बात की जा रही है। तो अलग होने, तो ये तो क्या हो जाएगा, एक तरह से भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को कुछ अलग पढ़ाया जाता है और निम्न बच्चों को कुछ अलग पढ़ाया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तो हमें कक्षा में भेदभाव नहीं करना है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा, बच्चों को पढ़ाए बगैर हमें परीक्षा लेना, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को कुछ पढ़ाए नहीं और पहले हम परीक्षा ले लें तो बच्चा तो पहले ही भाग जाएगा, क्योंकि टेस्ट का नाम लेते ही बच्चा भाग जाएगा। यदि पढ़ाया है तब तो बच्चा परीक्षा देगा, लेकिन हमने पहले ही परीक्षा ले ली तो बच्चा वैसे पढ़ने नहीं आएगा। तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, तो चयन करके विद्यार्थियों को पढ़ाना, ये हमें कक्षा में आए हुए सभी बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का चयन करके थोड़ी पढ़ाना है। तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गणित की विशेषता है। निम्न में से गणित की क्या विशेषता है? गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है। गणित का ज्ञान क्या है, सार्वभौमिक है। यह समय व स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है, ये तो राइट है। जो गणित का ज्ञान है वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 2 + 2 4 होते, वो हम यहाँ पे भारत में पढ़ेंगे तो भी यही बताएगा कि 2 + 2 4 होते हैं। या फिर अमेरिका में चले जाओ तो भी 2 + 2 4 ही होते, 2 + 2 4 की बजाय 6 थोड़ी हो जाएंगे। तो गणित का जो ज्ञान है वो परिवर्तित नहीं होता है, ये राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, गणित का आधार कार्य कारण संबंध है। गणित का आधार क्या है, कार्य कारण संबंध है। तो गणित का जो आधार है वो कार्य कारण संबंध है, तो ये भी तो राइट ऑप्शन है। तीसरा है, गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को स्थूल रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। देखो गणित, मैंने आपको टैग वर्ड में क्या बताया था, गणित एक अमूर्त विषय है। तो अमूर्त में हमें क्या है कि जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जैसे ये पेन मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये पेन, तो पेन तो मेरे सामने मुझे दिख रहा है, तो ये क्या है, ये मूर्त है। यदि मेरे पास पेन नहीं होता और मैं पेन बोलता तो वो अमूर्त हो जाता। तो गणित कैसा विषय, हम गणित में अमूर्त चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे गणित कैसा, अमूर्त विषय, तो ये भी राइट ऑप्शन है। तो इसका गणित की विशेषता क्या है, तो ये सभी गणित की विशेषता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल बोल रहा था कि गणित की क्या विशेषता है, गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है, यह समय व स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता है, यह राइट ऑप्शन है। गणित का आधार कार्य कारण संबंध है, यह भी राइट ऑप्शन है। गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों को स्थूल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं, क्या सार्वभौमिक होते हैं, क्या वस्तुनिष्ठ होते हैं, उक्त दोनों या उक्त कोई नहीं। जो गणित के नियम हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, ये तो बात सही है। हमने अभी अभी पढ़ा था गणित का ज्ञान सार्वभौमिक है, ये हम अभी अभी पढ़ के गए। गणित का ज्ञान कैसा है, सार्वभौमिक है, तो सार्वभौमिक राइट होगा। और गणित का ज्ञान कैसा, वस्तुनिष्ठ भी होता है, तो वस्तुनिष्ठ भी राइट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं तो सार्वभौमिक होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।